गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द गियर अप इंग्लिश क्लासेस। मैं पंकज आंगड़ा आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने पास्ट कंडीशन शुरू की थी, बीच में रह गई थी किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हमारी वीडियो वहीं पे स्टॉप हो गई थी। तो मैं अभी आज पास्ट कंडीशन को आगे कंटिन्यू कराता हूं। तो उसके लिए आप अगर जिसने पास्ट कंडीशन नहीं देखी है तो वो एक बार जाके देख लो और उसके बाद में आगे शुरू करता हूं, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता तो हमें थोड़े समय में ज्यादा कंटेंट देना पड़ता है और क्वालिटी का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, शुरू कर लेते हैं। पास्ट कंडीशन के अंदर एक होता है इन्वर्जन ऑफ हेड। क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ हेड, हेड का इन्वर्जन। प्यारे बच्चों, इन्वर्जन देख के आपके दिमाग में आ तो रहा होगा कि सर ये इन्वर्जन क्या होता है। अभी इन्वर्जन से शुरू कर लेते हैं। एक वर्ड होता है इनकर्जन, INCURSION। इनकर्जन का मतलब होता है अटैक। जिनको नहीं पता वो इसको लिख लो, ये वर्ड पेपर में बहुत बार आया है। इनकर्जन माने क्या होता है? अटैक। ऐसे कर लो कि लॉर्ड कर्जन ने भारत पर इनकर्जन किया, तो इनकर्जन माने क्या होता है? अटैक करना होता है। तो लेट्स सी नेक्स्ट वन जो है अपना जो शब्द है माय डियर स्टूडेंट्स, वो होगा इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है बदलना। इन्वर्जन माने क्या होता है? बदलना, चेंज करना। प्रोसेस को चेंज करने को ही इन्वर्जन कहते हैं। मतलब क्या होता है? एक देखो, नॉर्मल क्या होता है। अगर अब हम पास्ट कंडीशन के अंदर देख लेते हैं कि पास्ट कंडीशन को हमने कैसे पढ़ा था। तो पास्ट कंडीशन में जो स्ट्रक्चर था एक बार याद करो। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देखी उसमें देखो, मैंने आपको सबसे पहले शुरू में लिखवाया था। सबसे पहले क्या आता है? इफ आता है। इफ के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेड आता है और हेड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट आए तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए? हेड प्लस थर्ड फॉर्म पे, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो दोनों साइड आते हैं। देखिए, उसके बाद सेंटेंस के अंदर हमने क्या पढ़ा था सर? देन। देन के बाद क्या पढ़ा था? अब नया सेंटेंस शुरू होगा। देखो, एक सेंटेंस खत्म, दूसरा सेंटेंस शुरू, ये कंजंक्शन। तो अभी हम दोबारा से सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आगे लिखेंगे वुड, वुड के बाद हैव लिखेंगे और हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, आपको याद होना चाहिए कि जब भी पास्ट कंडीशन पढ़ेंगे तो दोनों साइड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हमें यूज करना है। जब भी सेंटेंस के अंदर आपको कभी भी आप पास्ट कंडीशन पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस के अंदर आपको दोनों साइड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज हमें करना पड़ेगा। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का जब यूज करेंगे तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म इस साइड आई और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म इस साइड आई है। अगर इसको इन्वर्जन करते हैं, क्या करते हैं? इसका इन्वर्जन करते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखना, इन्वर्जन जब करेंगे तो कुछ भी नई चीज नहीं आएगी। बस आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है। इन्वर्जन का मतलब ये क्या होता है? चेंज करना। इन्वर्जन माने क्या होता है? चेंज करना, बदल जाना। मतलब चीजें बदल जाती हैं। इन्वर्जन में चीजें क्या होती है? बदल जाती है। तो क्या बदलेगा? सिर्फ कितना बदलेगा? एक बार उस चीज की तरफ ध्यान दे लेते हैं कि इन्वर्जन के अंदर ऐसी कौन सी चीज जो होती है जो बदल जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। आपको याद रखना है इन्वर्जन के अंदर जो हेड होगा वो इफ की जगह आ जाए। क्या कहा मैंने? बस छोटी सी बात याद रखो, पेपर में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे आए हैं। क्या कहा मैंने? कि हेड जो होगा वो इफ की जगह आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, क्या कह रहा हूं? हेड को उठाकर और इफ की जगह लिख दो। हेड को उठाकर इफ की जगह लिख दो और इफ को गायब कर दो। हेड को उठाकर इफ की जगह लिख दो, इफ को गायब कर दो सेंटेंस से। तो आप मेरे साथ साथ बोलो, मैं एक बार इसको लिखता हूं। कैसे लिखूंगा? सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? फिर आप बोलोगे सर हेड से होगी, क्योंकि हेड किसकी जगह है? इफ की जगह। उसके बाद क्या बच गए? देखो, उसके बाद सर बच गया सब्जेक्ट, क्योंकि इफ तो भाग गया। ठीक है, अब हेड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हेड आगे आ गया। बिल्कुल सही बात। उसके बाद क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद भाई ऑब्जेक्ट आएगा। बहुत बढ़िया। अब मतलब ये अपना सेंटेंस, इस साइड का जो सेंटेंस था, पहले वाला जो पोर्शन था वो यहां तक का, वो अपना कुछ इस तरीके का बना है। माय डियर स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरीके का बना है। उसके बाद सेंटेंस में क्या आएगा? देन आएगा। फिर से सेम सेंटेंस रहेगा। आगे की तरफ हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो सेंटेंस के अंदर फिर से हम क्या पढ़ेंगे? वुड हैव के बाद और अपना ऑब्जेक्ट पढ़ लेंगे। वुड हैव के बाद अपना ऑब्जेक्ट। मतलब ये है कि जब भी सेंटेंस के अंदर इन्वर्जन आएगा, मैंने क्या कहा? जब भी सेंटेंस में इन्वर्जन आएगा तो इन्वर्जन जब भी होगा तो सेंटेंस में आपको हेड को इफ की जगह लिखना है और इफ को गायब कर देना है। तो प्यारे बच्चों, सेंटेंस कैसे लिख के देगा आपके पेपर में? सपोज करो मैंने एक नॉर्मल सेंटेंस लिखता हूं। नॉर्मल सेंटेंस ये है, इफ शी हैड वर्कड हार्ड देन she would have got success। प्यारे बच्चों, ये अपना सेंटेंस है। मैंने क्या कहा? इफ शी हैड वर्कड हार्ड देन शी वुड हैव गॉट सक्सेस। पहले तो आप इस सेंटेंस को पढ़ के मेरे को ये बताओ कि जो सेंटेंस है, तो प्यारे बच्चों इसमें आपने देखा था कि ये जो पहले एक बार मेरे को ये बताओ, ये जो सेंटेंस आपने लिखा है ये सही लिखा है कि गलत लिखा है?
तो आप ये कहोगे कि सर देखो सही गलत का जो चक्कर है, हमें कैसे पता चलेगा कि सही सेंटेंस है कि गलत सेंटेंस है? प्यारे बच्चों, सही सेंटेंस गलत सेंटेंस है उस चीज का हमें पता ये लगाना है कि जिस साइड इफ आएगा उस साइड हैड, और हैड के बाद क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आएगी, और बाद वाली साइड क्या आएगा? वुड हैव प्लस में थर्ड फॉर्म आएगी। वुड हैव प्लस में थर्ड फॉर्म आई या नहीं आई? आप कहोगे सर आई, इसका मतलब हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों, जब भी सेंटेंस में इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है तो बस उसमें यही चेक करना है, और उसके अलावा सेंटेंस में कोई गलती नहीं मिलेगी, ना तो प्रेपोजिशन की, ना नाउन की, ना एडवर्ब की, ना एडजेक्टिव की, ना किसी वर्ब की, किसी भी चीज की नहीं मिलेगी। आपको ये चीज चेक करनी है कि शुरू में हैड के बाद थर्ड फॉर्म आई, आप कहोगे सर बिल्कुल आई। बाद में वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आई, आप कहोगे सर आई, मतलब सेंटेंस बिल्कुल सही। अब मैं आपको ये कहता हूं, ये तो है अपना नॉर्मल सेंटेंस। मैंने क्या कहा? ये तो अपना कैसा सेंटेंस है? नॉर्मल सेंटेंस। मैं आपसे कह दूं कि भाई इसको इन्वर्जन करके दिखाओ, इन्वर्जन करो, इसको इन्वर्जन लिखो। इसका क्या लिखोगे? तो प्यारे बच्चों, इसका इन्वर्जन लिखने के लिए आपके पास ये स्ट्रक्चर रहा, ये वाला स्ट्रक्चर। तो मतलब ये है कि जिस सेंटेंस में इन्वर्जन होगा उस सेंटेंस के अंदर आपको इफ हटाना पड़ेगा। मैंने क्या कहा? जिस सेंटेंस का इन्वर्जन होगा उसके अंदर आपको इफ हटाना पड़ेगा, और इफ की जगह आपको हैड लिखना पड़ेगा। तो मेरे साथ साथ एक बार सेंटेंस रिपीट करो। क्या लिखूं मैं? सबसे पहले क्या लिखूंगा? हैड। मैंने लिख दिया बिल्कुल। उसके बाद इफ लिखना है। आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि हैड आगे आ गया तो सेंटेंस में इफ भाग जाएगा। हैड आगे आ गया तो सेंटेंस में इफ भाग जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? शी आएगा। मैंने लिख दिया शी। उसके बाद वर्कड, आगे भाई हार्ड, और आगे का सेंटेंस बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो, कोई चेंज नहीं होगा। तो सेंटेंस लिखा शी वुड हैव गॉट सक्सेस। मेरी बात समझ में आई यहां तक? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हैड शी वर्कड हार्ड देन शी वुड हैव गॉट सक्सेस। अब इन दोनों सेंटेंस को पढ़ के आपको एक चीज अच्छे से समझ में आई होगी, और वो बात क्या समझ में आई होगी कि ये समझ में आ गया होगा कि सर इन्वर्जन के अंदर, इन्वर्जन का मीनिंग समझ में आ गया कि आप कह सकते हो कि सर इन्वर्जन कुछ नहीं होता, बस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाता है सेंटेंस के मीनिंग को बदले बिना। मैंने क्या कहा? फिर से सुन लो। सेंटेंस के स्ट्रक्चर का बदल जाना सेंटेंस के मीनिंग के बदले बिना क्या कहलाता है? इन्वर्जन कहलाता है। तो देखा आपने, इफ शी हैड वर्कड हार्ड, नॉर्मल सेंटेंस तो ऐसे लिखा हुआ था, और इन्वर्जन करने के बाद सेंटेंस कैसे लिखा गया? ऐसे लिखा गया। तो प्यारे बच्चों, बड़ा ही इजी है कॉन्सेप्ट है, और इसी में से बार बार आपके पास वो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो एक बार यहां तक आप लिख लो, मैं तब तक मैं आपको इसको मिटाता हूं। लिख लीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो पास्ट कंडीशन थी उसमें इन्वर्जन था, वो मैंने कंप्लीट कर दिया था। कुछ सेंटेंस मैं आपके सामने लिखे हैं जो पास्ट कंडीशन के ऊपर है, काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसलिए मैंने आपके सामने ये सेंटेंस लिखे हैं। तो आप मेरे को फटाफट एक बार ये पढ़ के बताओ कि एक बार पॉज कर लो वीडियो को अच्छे से, और जो भी आपको कोई मिस्टेक लगती, कोई एरर लगता है तो फटाफट उसको पता कर लो। तो आपको तब तक वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। आई होप आपने ये जो 4-5 सेंटेंस देखे हैं ये आपने ठीक करने की कोशिश की होगी। क्या सही है क्या गलत है उसको एक बार मैं आपके सामने एक बार फटाफट बता देता हूं, क्या गलत है क्या सही है। देखिए प्यारे बच्चों, पहला जो सेंटेंस है इसके अंदर आपने देखा सेंटेंस की शुरुआत किसी भी इफ से हुई है, ठीक है। शुरू में क्या आया? ये देखो, ये क्या है आपको पता होगा, एक तो होता कम, कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम, कम केम कम। देखो फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम सेम सी होती है, सेकंड फॉर्म जो होती है ये डिफरेंट होती है। तो ये कौन सी फॉर्म होगी? सेकंड फॉर्म हुई। आगे क्या है? वुड, और वुड के बाद क्या है? और हैव के बाद कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। देखिए गिव, गेव, गिवन, गिवन थर्ड फॉर्म है। हाँ जी है, बिल्कुल सही बात है। जिन बच्चों को वर्ब्स की फॉर्म नहीं पता वो प्लीज नेक्स्ट चैप्टर जो अपना वर्ब पढ़ाएंगे उससे पहले आप वर्ब की जो फॉर्म है क्लियर कर लो। फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट 10-15 वर्ब्स जो है वो लिखवाऊंगा, लेकिन हजारों वर्ब्स है वो यहाँ पे बोर्ड पे मैं आपको नहीं लिखवा सकता, इसलिए प्यारे बच्चों प्लीज आप वर्ब की जो फॉर्म है वो क्लियर कर लेना, और जो इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आपको लिखवा दूंगा। देखिए तो यहां पर आपने देखा कि सेकंड फॉर्म आई है, और यहां पर क्या है? वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म। क्या प्यारे बच्चों, अपन ने यही अपना रूल पढ़ा था? आप कहोगे नहीं सर हमने तो नहीं पढ़ा। तो अपना रूल क्या था प्यारे बच्चों? अपना जो रूल था वो ये था, एक सेकंड मिटा देता हूं इसको यहां तक मैं। अपना जो रूल था वो ये था कि शुरू में तो क्या आएगा? हेड के बाद थर्ड फॉर्म, हाँ या ना? बिल्कुल आएगा सर। और बाद में क्या आएगा? वुड, वुड के बाद हैव, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म। प्यारे बच्चों हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा। एक साइड हेड के बाद थर्ड फॉर्म, दूसरी साइड वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म। तो प्यारे बच्चों देखो यहां पर वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आया, हाँ जी आया है। क्या यहां पर थर्ड फॉर्म आई है हेड के बाद? आप कहोगे सर थर्ड फॉर्म तो नहीं है, सेकंड फॉर्म आई है। तो लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें हेड भी चाहिए और थर्ड फॉर्म भी। क्या बोला मैंने? हेड भी चाहिए और थर्ड फॉर्म भी चाहिए। तो प्यारे बच्चों इसको आप कट करो, पहले लगाओ क्या? हेड, और फिर क्या लिखेंगे? थर्ड फॉर्म। तो हेड और थर्ड फॉर्म क्या होगी इसके? कम केम कम। तो सही जो सेंटेंस होगा वो ये बनेगा। क्या बना? इफ ही हैड कम टू मी, यदि वो मेरे पास आता, यदि वो मेरे पास आता
तो मैं उसको कार दे देता। यदि वो मेरे पास आता तो मैं उसको कार दे देता। इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम ए कार। यदि वो मेरे पास आता तो मैं उसको कार दे देता। तो प्यारे बच्चों आपको पता चल गया कि यहां पर ना तो वो आपके पास आया और ना ही आपने उसको कार दी। इसका मतलब ये है पास्ट कंडीशन मैंने किसकी बताई थी आपको? आप कहोगे सर पॉसिबिलिटी वाले। कौन सी बताई थी मैंने? पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना थी यदि आपके पास आ जाता तो आप कार दे देते, लेकिन ना तो आपके पास आए ना ही आपने उसको कार दी। तो प्यारे बच्चों पहले सेंटेंस के अंदर तो ये मिस्टेक थी। दूसरे सेंटेंस को पढ़ो ध्यान से और पढ़ के आपको पता चल गया क्या मिस्टेक है क्या नहीं है। देखिए प्यारे बच्चों आपने देखा यहां पर क्या है, हेड आया है और आगे क्या है, वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आई है। प्यारे बच्चों पहले क्या है, हेड, और हेड के बाद क्या आया, वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म। प्यारे बच्चों वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आई है जी, बिल्कुल सही बात है। क्या हेड के बाद थर्ड फॉर्म आई है? आप कहोगे सर हेड तो आया है, थर्ड फॉर्म नहीं आई। हेड तो आया है, थर्ड फॉर्म नहीं आई। बहुत सारे बच्चों को ये सेंटेंस सही लग रहा होगा। प्यारे बच्चों ये सेंटेंस गलत है। क्या कहा मैंने? ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। आप कहोगे सर कैसे है, एक बार कंफर्म करा दो। उसी चीज के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं आपको ठीक कराता हूं। देखो ध्यान से, एक फॉर्म होती है हैज या हैव। इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो आपके पास है उसके लिए आप हैज या हैव को यूज करते हो। जैसे मेरे पास कार है तो मैं क्या लिखूंगा, आई हैव ए कार। मैंने क्या कहा, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। तो कोई भी चीज आपके पास होगी तो उसके लिए या तो हैज यूज करोगे या फिर हैव यूज करोगे। इसकी ये तो कौन सी फॉर्म हुई, फर्स्ट फॉर्म हुई। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है प्यारे बच्चों, ये होती है हेड। क्या होती है, हेड। और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है प्यारे बच्चों, वो भी होती है हेड। क्या होती है, हेड। तो मतलब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेम सेम होती है। सेकंड फॉर्म और क्या होती है, थर्ड फॉर्म सेम सेम होती है। लेकिन प्यारे बच्चों मैंने कह रखा है कि अगर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम सेम हो और अकेली फॉर्म आए तो कौन सी मानी जाएगी, सेकंड फॉर्म। कौन सी मानी जाएगी, सेकंड फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, यहां पर हेड लिखा हुआ है, ये कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म, क्योंकि हेड के आगे पीछे कुछ नहीं है। इसका मतलब कौन सी फॉर्म मानी गई, सेकंड फॉर्म। लेकिन हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, आप कहोगे सर हेड के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए। तो प्यारे बच्चों हेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेड होता है। क्या होता है, हेड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इतना समझ में आ गया कि सेकंड फॉर्म नहीं चाहिए, आपको चाहिए हेड के बाद थर्ड फॉर्म। तो हेड के पहले बाद थर्ड फॉर्म चाहिए तो पहले तो हेड लिखो, लिख दिया बिल्कुल। अब थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी थर्ड फॉर्म ये रही जी, हेड। मतलब ये हुआ कि हेड के बाद एक बार फिर से किसका यूज करना पड़ेगा, हेड का। जी हाँ प्यारे बच्चों, डबल हेड का यूज करना पड़ेगा। आपने ऐसा बहुत सारे बच्चे जो आप अभी फिलहाल मेरी वीडियो को देख रहे हैं, 90% से भी ज्यादा बच्चों ने अभी तक डबल हेड कहीं नहीं देखा होगा। लेकिन प्यारे बच्चों पूरी इंग्लिश में 3 जगह ऐसी होती है जहां पर हम डबल हेड का यूज करते हैं। एक कंडीशनल सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं और फिर हम वर्ब के अंदर यूज करेंगे, और उसके अंदर भी हम कोई एक स्पेशल जो अपना जो टॉपिक होगा वहां पर यूज करेंगे। लेकिन जब वर्ब पढ़ाऊंगा तब क्लियर करूंगा चीजों को। फिलहाल आप याद रखो डबल हेड का यूज कब करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस के अंदर हम डबल हेड का यूज करते हैं। तो मतलब ये हुआ, जब भी सेंटेंस में अकेला हेड आए तो याद रखना वो कौन सी फॉर्म मानी जाती है, सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म मानी जाती है, सेकंड फॉर्म। लेकिन हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। तो लेकिन हमें हेड के बाद थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, क्योंकि थर्ड फॉर्म अकेली नहीं आती है और हमें अकेला लिखना भी नहीं है। इसलिए हमें एक हेड तो कौन सा लिखा, वो हेड लिखा जो सर हमने पहले से ही आपने बता रखा है रूल के अंदर हेड आता है। और एक हेड कौन सा लिखना पड़ेगा, सर हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। किसकी थर्ड फॉर्म, हैव की। किसकी फॉर्म, हैव की। तो देखो हैव की थर्ड फॉर्म क्या है, हेड है। तो एक हेड तो सर आपने रूल में बताया था और एक हेड हमने अपने वर्ब की फॉर्म लगा ली। अब देखो वर्ब की फॉर्म तो कोई हो, इसको थोड़े, इस हेड को थोड़े ना लेना देना है, वर्ब की फॉर्म कोई हो लेकिन थर्ड होनी चाहिए। अब इसको क्या पता कि भाई इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी इसकी जैसी शक्ल में मिलती जुलती होगी, उसको इसकी क्या गलती बेचारे की। इसलिए प्यारे बच्चों हेड के बाद हेड का यूज हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना सेंटेंस सही क्या हो गया कि वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म तो सही थी सर, ये हेड के बाद हेड का यूज हमने किया। ये जो LENT लेंट लिखा हुआ है इसको एक बार देख लो जल्दी से ध्यान से। ये LEND लैंड एक वर्ड होता है, इसका मतलब तो उधार देना। क्या करना, उधार देना। उधार देने को इंग्लिश में लैंड कहते हैं, ठीक है। और उधार लेने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोरो कहते हैं, BORROW। बोरो का मतलब होता है उधार लेना और लैंड का मतलब उधार देना। मेरी बात समझ में आई, लिख लेना जिसको नहीं पता। तो लैंड का मतलब उधार देना। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, LENT, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, LENT। इसलिए प्यारे बच्चों देखो ये लेंट जो है थर्ड फॉर्म आई है यहाँ पे, कौन सी, वुड हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। इसलिए हमने कह दिया ये थर्ड फॉर्म है। तो अपनी गलती वहां थी। बहुत सारे बच्चों को ये सेंटेंस सही लग रहा होगा आई थिंक, लेकिन अब आपको ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया है, पहले गलत था। थर्ड फॉर्म को, थर्ड सेंटेंस को जल्दी से पढ़ लो और एक बार मेरे को बताओ सेंटेंस के अंदर क्या मिस्टेक हो सकती है। आप कहोगे सर थर्ड जो सेंटेंस है इसके अंदर आपने पीछे वाले स्ट्रक्चर को आगे लिख दिया। क्या किया मैंने, सिर्फ इतना चेंज किया है, पीछे वाले स्ट्रक्चर को आगे लिख दिया। प्यारे बच्चों देखो मेरा मेन मोटिव क्या है, आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना। चाहे सेंटेंस घुमा फिरा के कैसे भी लिखे, उसका मेन काम क्या है कि सेंटेंस को घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के ऐसे लिखेगा आपके सामने जैसे आपको वो चीज पढ़ी हुई होगी लेकिन फिर भी कंफ्यूज कर देगा। लेकिन मेरा काम ये है कि मैं आपको नेक्स्ट लेवल तक आपकी चीजें को पहुंचाऊंगा।
तो आपने फिलहाल देखा वुड हैव के बाद कौन सी फॉर्म आई, थर्ड फॉर्म आई, पहले वाली साइड आ गया। तो आपको इसने सिर्फ कितना क्या किया है, इसने ये किया है कि वुड हैव को लिख दिया आगे, क्या लिखा उसने, वुड हैव को तो लिख दिया सर आगे, बिल्कुल सही कहा। अब क्या लिखना, क्या बच गया, हेड के बाद थर्ड फॉर्म। प्यारे बच्चों हेड के बाद थर्ड फॉर्म बच गई, ये पीछे आनी चाहिए भाई, पीछे आएगी क्योंकि सेंटेंस को उल्टा कर दिया, पहले सेंटेंस ऐसा था भाई इसने ऐसा कर दिया, कर लेना। तो हमें क्या है, एक चीज दे दी दूसरी चीज पूछ ली, जो बच गई वो पूछ ली। तो आपने देखा वुड भी आया, हैव भी आया, थर्ड फॉर्म भी आई, बिल्कुल आया है सर। तो आगे वाली साइड क्या आना चाहिए सर, हेड और हेड के बाद थर्ड फॉर्म। क्या बोला मैंने, हेड और हेड के बाद थर्ड फॉर्म। तो प्यारे बच्चों इसने तो सिर्फ क्या लिखा है, एक बार हेड लिखा। मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले कि अकेला हेड लिखा हुआ कौन सी फॉर्म मानी जाती है, सेकंड फॉर्म। अकेला हेड कौन सी फॉर्म मानी जाएगी, सेकंड फॉर्म मानी जाएगी। प्यारे बच्चों बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, हमें तो सर सेकंड फॉर्म से नहीं चाहिए, हमें चाहिए कौन सी फॉर्म, हमें चाहिए हेड के बाद थर्ड फॉर्म। तो प्यारे बच्चों एक हेड तो हम खुद लगाएंगे, दूसरा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, और वो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कौन होगी, हेड होगी। इसका मतलब यहां पर भी सेंटेंस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, हेड के बाद हेड लिखना पड़ेगा। तो सेंटेंस ये हो गया, कहता है यदि आई वुड हैव गिवन वन टू यू इफ आई हैड टू हाउसेज। कहता है यदि मेरे पास दो घर होते तो एक मैं आपको दे देता। क्या कह रहा है, यदि मेरे पास दो घर होते तो एक घर मैं आपको दे देता। तो ये भी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन इसके पास बेचारे के पास दो घर नहीं थे, इसलिए आपको उसने एक घर नहीं दिया। नेक्स्ट वन, हैड आई नो हिम आई वुड हैव अलाउ हिम टू एंटर माय हाउस। प्यारे बच्चों इसमें दो गलतियां मैंने छोटी छोटी कर दी, जानबूझ के कर दी दो गलतियां कि आपको दोनों के ऊपर फोकस हो। तो प्यारे बच्चों एक बार मेरे को इतना बता दो, इस सेंटेंस के अंदर आपको वो दो गलतियां कौन सी दिखाई दे रही है। आप कहोगे सर बहुत बढ़िया, एक तो इस सेंटेंस के अंदर देखो, इसमें पहले बात बताओ, ये जो सेंटेंस ये नॉर्मल है कि इन्वर्जन, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये नॉर्मल है कि इन्वर्जन है। आप कहोगे सर इन्वर्जन है, इन्वर्जन है क्योंकि शुरुआत किससे हुई, हेड से। प्यारे बच्चों जब भी सेंटेंस की शुरुआत हेड से हो जाती है तो सेंटेंस इन्वर्जन हो जाता है, नॉर्मल नहीं होता है। बस इतना याद रखना, जस्ट सिर्फ सेंटेंस के स्ट्रक्चर का वो बदलेगा, सेंटेंस की हिंदी नहीं बदलेगी। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदलने दो, सेंटेंस की हिंदी नहीं बदलनी चाहिए। जब भी सेंटेंस में कभी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदल दें और हिंदी ना बदले तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है उस सेंटेंस में हमें इन्वर्जन का यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो ये इन्वर्जन हो गया, कोई बात नहीं, वो आगे से करके देगा, आपको नहीं करना। आप कहोगे जी हमें कैसे पता चलेगा कब इन्वर्जन करना है कब नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, आपको वो ऐसे एरर के अंदर लिख के देगा। आपको बस ये पता करना है कि हेड से शुरू हो गया तो इन्वर्जन हुआ, बाकी कुछ नहीं करना, आपको घर से कुछ नहीं करना। तो हेड के बाद कौन सी फॉर्म आती है प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म की। जिनको नहीं पता देख लो, एक होता है नो, एक होता है नॉन, क्या KNOWN, सॉरी न्यू। सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी, न्यू। और थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, नॉन, KNOWN, नॉन, न्यू, नॉन। प्यारे बच्चों हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए। आप कहोगे सर हेड के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है, तो प्यारे बच्चों इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नॉन हो जाएगी। मतलब नो की जगह क्या आना चाहिए था, हमें नो की जगह किसका यूज करना चाहिए था, हमें नो की जगह थर्ड फॉर्म नॉन का यूज करना चाहिए था। एक गलती और है, वो जल्दी फिगर आउट करो जल्दी से, क्या गलती है। आप कहोगे सर वुड भी आया, हैव भी आया, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म आ गई। वुड हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है, जल्दी बोलो, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईडी जोड़ दो, कुछ नया नहीं है तो अलाउड कर दिया। क्या कर दिया मैंने, अलाउड। मतलब आई होप आपको ये चार सेंटेंस लिखे थे अच्छे समझ में आ गए होंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं आपको फ्यूचर कंडीशन लिखवाता हूं, तो उससे पहले मैं आपको मिटाता हूं, एक बार जल्दी से आप इनको लिख लीजिए, यू हैव टाइम। प्यारे बच्चों आपने देखा कि पास्ट कंडीशन के अंदर हमने कुछ सेंटेंस पढ़े थे जिसमें हमने पास्ट कंडीशन का नॉर्मल रूप भी पढ़ लिया था और साथ में उसके साथ उसका इन्वर्जन भी पढ़ लिया था। आई होप आपको वो सेंटेंस वो चीजें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर कंडीशन की। किसकी बात करेंगे हम, फ्यूचर कंडीशन की बात करेंगे। बहुत बढ़िया। फ्यूचर कंडीशन के अंदर देखो मैंने आपको चार कंडीशन बताई थी, याद हो तो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और इमेजिनरी। फ्यूचर के बाद क्या बच जाएगा, सिर्फ इमेजिनरी। आज ही मैं कोशिश करूंगा इसकी पूरी कंप्लीट कर दूं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है लेकिन आपको थोड़ा सा साथ देना है। देखिए फ्यूचर कंडीशन के अंदर मैंने आपको बताया था सेम चीजें होती हैं, सेम बिल्कुल। शुरू में क्या आता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या आती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। बहुत बढ़िया। और बाद के अंदर क्या आता है, प्रिंसिपल क्लॉज। ये आपको मैंने अच्छे से आपको बता रखा है क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी मैंने तीनों जगह सेम टू सेम ऐसा कैसे ये चीजें लिखी थी, कोई अलग से मैंने कुछ भी नहीं लिखा। बहुत बढ़िया। अब देखो मेन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले देखो नाम से पता चला कंडीशनल है तो सीधी बात शुरुआत किससे होगी, इफ से होगी। तो इफ से होगी उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। प्यारे बच्चों इसको मैं एक बार मैं लिखता हूं, आप मेरे साथ एक बार देखना ध्यान से। मैंने कहा विल आएगा या शैल आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। आपको अभी लिखना नहीं है, एक बार देखते रहो फटाफट। उसके बाद क्या आएगा, देन आएगा। देखो प्यारे बच्चों पिछले सेंटेंस में मैंने देन नहीं लिखा, उसके ऊपर मैं एक बात बताऊंगा आपको, होल्ड करना है यहाँ पे। आगे चलते हैं, विल आएगा, फिर से क्या आएगा, विल या शैल में से कोई एक चीज आएगी और फिर से क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म और फिर से अपना ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लिखा, ऑब्जेक्ट आ सकता है, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों मेन आपने ये लिखा या ये देखा, अभी लिखना नहीं है,
देखिए ध्यान से, आपने देखा कि सेंटेंस में दोनों साइड विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म आई। क्या बोला मैंने? विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म। अरे भाई बोलते क्यों नहीं हो? क्या आया? विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म आई है। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों याद रखना है, इफ क्लोज, देखो मैंने क्या कहा, इफ क्लोज, इसको इफ क्लोज कह लो चाहे सबऑर्डिनेट क्लोज कह लो, बात एक ही है। क्या कहा मैंने? इफ क्लोज कह लो चाहे सबऑर्डिनेट क्लोज कह लो। इफ क्लोज कभी भी फ्यूचर में मत लिखना आप। क्या बोला मैंने? इफ क्लोज जो है कंडीशनल सेंटेंस के अंदर फ्यूचर के अंदर नहीं लिखनी है। इफ क्लोज को स्टार लगा लो और लिख लो नोट को कि इफ क्लोज को फ्यूचर में नहीं लिख सकते कंडीशनल सेंटेंस के अंदर। तो प्यारे बच्चों याद रखना कि अगर फ्यूचर में नहीं लिख सकते तो अपने पास सिर्फ क्या बच गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बच गई, है ना? सिर्फ क्या बच गई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसको अगर मैं दोबारा से लिखूं तो इसको दोबारा से हम कैसे लिखेंगे? देखिए अब अपने पास जो रूल बन गया वो ये बन गया, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और जरूरत पड़ने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? एस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट तो आए ना आए तो हमें कोई लेना देना नहीं है, फिर देन आएगा, आए तो आए, देन भी आए तो आए, नहीं तो हमें कोमा लगा दो या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शैल आएगा और उसके बाद क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों मेन पोर्शन ये बना, इसको आप एक बार उतार लो। मैंने क्या लिखा आपको देखो ध्यान से, कि जिस सेंटेंस के अंदर इफ आता है, इफ वाली साइड आपको विल और शैल नहीं लगाना है। पेपर में एग्जैक्टली ये कि ये चीज सेम टू सेम पूछता आपसे, वो इफ वाली साइड विल और शैल लगा के दे देगा। ठीक है, तो ये जो फ्यूचर के ऊपर डिपेंड है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को शो करता है। जैसे यदि आज बारिश होगी तो गर्मी कम हो जाएगी। मैंने क्या कहा? यदि आज बारिश होगी तो गर्मी कम हो जाएगी। देखो मैंने क्या कहा? फ्यूचर की जो पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर के अंदर काम के होने की जो उम्मीद है उसकी मैं बात कर रहा हूं कि, लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। देखो गर्मी कब 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 कम होगी आपकी? जब आपकी बारिश होगी। तो मैंने क्या बोला? यदि आज बारिश होगी तो गर्मी कम हो जाएगी। तो गर्मी का कम होना डिपेंड करता है बारिश के होने के ऊपर। एक काम होगा तो दूसरा काम होगा। ठीक है, एक काम नहीं हुआ तो दूसरा काम भी नहीं हो सकता। यही तो कंडीशनल सेंटेंस है, हमें कोई नई चीज थोड़ी पढ़नी है। तो आपने देखा कि इस जिस साइड इफ आएगा उस साइड विल शैल नहीं लगाना है, और पास्ट कंडीशन में मैंने बताया था जिस साइड इफ आएगा उस साइड वुड हैव नहीं जोड़ना है। याद रखोगे, वो दोनों पास पास लिख लेना ताकि कभी गलती ना हो। तो सेंटेंस ये बना, मैंने कहा यदि आप पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे, यदि आप पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे। तो सेंटेंस यही है। मैंने लिखा यदि आप, मैं हिंदी में लिखता हूं पहले जल्दी से, यदि आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो पास हो जाओगे। यदि आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो प्यारे बच्चों देखो इसमें बताओ जल्दी से, जो आपकी प्रिंसिपल क्लोज है वो कौन सी है? तो आप कहोगे सर पास हो जाओगे, आप पास हो जाओगे, ये अपनी कौन सी क्लोज है? ये प्रिंसिपल क्लोज है। और यदि वाली जो है वो इफ वाली है, वो कौन सी क्लोज है? आप कहोगे सर सबऑर्डिनेट है। बिल्कुल, इफ क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज, यही दो बात है। ये पता भी होनी चाहिए। जो बच्चे एसटेट, सीटेट, रीट, डी ट्रिपल एस बी इन सब की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार पढ़ ले। डी ट्रिपल एस बी के अपने जो फॉर्म है टीजीटी पीजीटी के वो निकल चुके हैं। एक बार जिनको नहीं पता वो आप लोग नोटिफिकेशन देख लो जाके जल्दी से डी ट्रिपल एस बी की साइट पे। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, आज ही आप देख सकते हो उसको वीडियो को भी। तो देखिए एक बार जल्दी से, मैंने कहा इफ, सबसे पहले क्या लिखा? इफ। इफ के बाद यू, सब्जेक्ट कौन है? यू। अब देखो वो पेपर में कैसे लिख के देगा? विल, इफ यू विल स्टडी। क्या लिखा? यदि आप पढ़ोगे, या इफ यू विल स्टडी, फिर लिखा इसने देन लिखा। प्यारे बच्चों ये जो देन है ना, वो आपके साथ वो आपके पेपर में लिख भी सकता है और इसको हटा भी सकता है और इसकी जगह कोमा भी लिख सकता है। इस देन को वो मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। देन आप पास हो जाओगे तो यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस। क्या कहता है? यदि आप पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे। तो प्यारे बच्चों आपके पेपर में आपको ऐसा सेंटेंस लिख के देगा, आपसे बोलेगा बताओ गलती कहाँ है। वो आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन लिख के दे देगा। ए बोल देगा, ये बी बोल देगा, ये जो बची है सी, और जो नो एरर है वो नो एरर के रूप में डी दे दिया इसने। आपसे पूछेगा कि प्यारे बच्चों बताओ इस सेंटेंस के अंदर गलती कहां पर है। तो प्यारे बच्चों आप कहोगे सर हमें दिख गया है कि सेंटेंस में दोनों साइड विल आया है। क्या है? दोनों साइड विल का यूज किया है, लेकिन हमें सेंटेंस में दोनों साइड विल का यूज नहीं करना। तो आपको यहां से एक विल हटा देंगे। कौन सा विल हटाएंगे? पहले वाला का कारण क्या है? इफ वाला विल। कौन सा विल हटाएंगे? जिस साइड इफ होगा उस विल को हटा देंगे। क्या बोला मैंने? जिस साइड इफ होगा उस विल को हटा देंगे। बस इतना याद रखना है। कुछ बच्चे आगे वाला हटाएंगे, कुछ पीछे वाला हटाएंगे, लेकिन प्यारे बच्चों जिस साइड इफ होगा उस विल को हटाएंगे। इसी सेंटेंस को मैं रीराइट करता हूं, दोबारा से लिखता हूं, एक बार सेंटेंस को ध्यान से देखो। तो सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। देखो सेंटेंस मैंने लिखा, वो सेंटेंस आपको ऐसे लिख के देगा, इफ, सॉरी इसको उल्टा करके लिखते हैं, यू विल, मैंने लिखा यू विल
गेट सक्सेस, आप सफल हो जाओगे, आप पास हो जाओगे। देखो पास होने को सक्सेस भी लिख लो और PASS पास भी लिख सकते हो, यू विल पास भी लिख सकते हो, इजी हो जाएगा लिखना। तो मैंने ऐसा लिख दिया, यू विल गेट सक्सेस इफ यू विल स्टडी हार्ड, यदि आप मेहनत करोगे या पढ़ोगे, जो भी यदि आप पढ़ोगे मेहनत करोगे तो आप क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। तो प्यारे बच्चों आपने देखा अब की बार भी सेंटेंस में क्या है, विल आया, दोनों साइड विल आया है। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, आपको विल को हटाना पड़ेगा। कौन से विल को आपको हटाना पड़ेगा? आप कहोगे सर अब हमें समझ में आ गया है कि सेंटेंस चाहे आगे लिख के दे चाहे पीछे लिख के दे, हमें उस विल का पीछा नहीं छोड़ना है जो विल इफ के साथ आएगा, हमें उस विल का पीछा नहीं छोड़ना है जो विल इफ के साथ आएगा। तो प्यारे बच्चों ये ही विल हटेगा, चाहे सेंटेंस को ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, मतलब चाहे सेंटेंस की शुरुआत प्रिंसिपल क्लोज से करे चाहे सबऑर्डिनेट क्लोज से करे, चाहे सेंटेंस की शुरुआत इफ से करे चाहे सेंटेंस की शुरुआत पीछे वाले पोर्शन से करे, आपको हमेशा उस विल और शैल का पीछा नहीं छोड़ना है जिस साइड आपको क्या मिलेगा। प्यारे बच्चों जल्दी बोलो, इफ मिलेगा। ठीक है, अब आप कहोगे क्या सर ये इफ से ही काम चल जाएगा, क्या अकेले इफ ही होता है ऐसा? आप नहीं भाई, प्यारे बच्चों देखो सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है वो अब क्लोज के अंदर समझ लेंगे, फिलहाल इतना ही ध्यान रखो, चाहे इफ आ जाए, चाहे आफ्टर आ जाए, चाहे बिफोर आ जाए, चाहे वहन आ जाए। क्या बोला मैंने? इफ आ जाए, बिफोर आ जाए, आफ्टर आ जाए, चाहे वहन आ जाए, इन चारों पांचों में से, या स्पोजिंग आ जाए, क्या आ जाए? स्पोजिंग आ जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या आ जाए? स्पोजिंग आ जाए। इन चारों पांचों में से अगर कोई भी एक वर्ड आ जाता है तो प्यारे बच्चों याद रखना है उस साइड आपको विल और शैल का यूज नहीं करना है। इनके जस्ट बाद विल शैल का यूज आपको और या वुड का यूज नहीं करना। प्यारे बच्चों क्या कहा? इनके बाद आपको इनका यूज नहीं करना, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, बस इतना कट करके आ जाना, अपना सेंटेंस सही रहेगा। तो अभी आपको फ्यूचर कंडीशन पूरी हो गई है और अब हम पढ़ते हैं इमेजिनरी कंडीशन को। एक बार आप दोनों सेंटेंस तीनों सेंटेंस को उतार लो। प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं इमेजिनरी कंडीशन की। किसकी बात करते हैं? इमेजिनरी कंडीशन की। फ्यूचर कंडीशन कंप्लीट हो गई है। इमेजिनरी कंडीशन की बात करेंगे तो इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। इमेजिनरी माने क्या होता है? काल्पनिक। सपोज करो, काल्पनिक का मतलब क्या होगा? जैसे मान लो कि दो चीजें हैं, एक तो मैं बोलूं यदि मेरे पास कार होती तो मैं आपको दे देता। क्या बोला मैंने? यदि मेरे पास कार होती तो मैं आपको दे देता, बिल्कुल सही कहा। एक होता है प्यारे बच्चों की यदि मैं जल्दी आ जाता, यदि मैं जल्दी आ जाता तो हम मूवी देखने चलते। दूसरी बात, अब दोनों सेंटेंस पढ़े, दोनों के दोनों आपको कैसे लगे? पॉसिबिलिटी के लगे या फिर उसको आपके क्या बोलते हैं इमेजिनरी लगे? आप बोलोगे सर दोनों के दोनों पॉसिबिलिटी वाले लगते हैं। ठीक है, अब इमेजिनरी सुनो, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। अब प्यारे बच्चों ये बताओ ये पॉसिबिलिटी है या इमेजिनेशन है? आप कहोगे सर आप तो बैठे बैठे सपने ले रहे हो, आप पक्षी नहीं हो सकते, और हो भी सकते हो तो अभी आप आकाश में नहीं उड़ सकते। यदि मेरे पास पंख होते तो मैं आकाश में उड़ता। तो प्यारे बच्चों मेरे पास पंख नहीं है, मतलब मैं बैठा बैठा सिर्फ सपने ले रहा हूं। तो प्यारे बच्चों जब भी सेंटेंस के अंदर कोई भी इंसान इस प्रकार की बातें करता है जिसमें कोरी कल्पना होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको किसकी यूज करना है? इमेजिनरी कंडीशन लगानी है। बड़ी ही आसान होती है इमेजिनरी कंडीशन को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे एक बार देख लेते हैं। देखो बनाने का जो तरीका होता है उनका बिल्कुल सेम होता है। शुरू में क्या आता है भाई? देखो मैंने आपको बताया था 4 की 4 कंडीशन है, ये 4th कंडीशन हो गई कि चौथी कंडीशन हो पहली कंडीशन हो, सब के अंदर अपना जो तरीका होगा वो सेम होगा। शुरू में कौन से क्लोज आएंगे भाई? सबऑर्डिनेट क्लोज, और बाद में कौन से क्लोज लिखेंगे भाई? प्रिंसिपल क्लोज। अरे हाँ या ना? आप कहोगे बिल्कुल सर। मैंने देखो मेरा जो तरीका है इंग्लिश को पढ़ाने का वो इतना इजी और सहज और सरल है कि शायद कोई दूसरा इंसान मेरे से ज्यादा इजी वे में पढ़ा सके। मैं ये नहीं कह रहा मेरे से अच्छा नहीं पढ़ा सकता, मेरे से अच्छा पढ़ाने के लिए लाखों टीचर हैं इस दुनिया के अंदर प्यारे बच्चों, लेकिन मेरे को इतना पता है कि मेरे प्यारे बच्चे हैं इनको कितने इजी तरीके से वो चीजें समझ में आ सकती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको इतने इजीएस्ट वे में पढ़ाऊंगा कि आपको मेरे साथ बने रहो, आपको लगेगा कि आपने इंग्लिश कंप्लीट भी कर ली लेकिन कोई भी ऐसी चीज ही नहीं पता चली जिसमें आपको कोई मुश्किल, कोई अड़चन, कोई बाधा आपको आई हो। तो प्यारे बच्चों कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस आपके सामने नहीं आएगी और ये मैं 100% गारंटी लेता हूं। आपको अब तक जितने भी टेंस पढ़े होंगे आपने लगा होगा कि टेंस के अंदर आपने कोई पहले आपको आते थे नहीं आते थे, लेकिन अब बताओ आपको आते कि नहीं आते। ठीक है, आप खुद से फील करके मेरे को बताना कि आपको कितने इंप्रूवमेंट हुआ, कितना ईमानदारी के साथ सच्चाई के साथ आपने वो चीज पढ़ी है और कितना आपको समझ में आया है। और इसके बाद इमेजिनरी कंडीशन खत्म करने के बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो प्रैक्टिस सेट के ऊपर आएगी। टेंस का प्रैक्टिस सेट मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा जिसमें लगभग 30 से 40 कॉमन एरर जो अलग अलग पेपर में पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा प्यारे बच्चों। तो अभी शुरू कर लेते हैं कि इमेजिनरी कंडीशन का स्ट्रक्चर क्या होगा। यहां तक तो हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है प्यारे बच्चों की यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, सॉरी ये जो बनाने का जो तरीका है, सब लिखने का तरीका सबका सेम होता है। तो यहां पर अगर देखते हैं तो शुरू में क्या लिखेंगे? इफ लिखेंगे,
इफ के बाद प्यारे बच्चों सब्जेक्ट आएगा। यहां पर याद रखना प्यारे बच्चों वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम लोग प्रयोग करेंगे। उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट आएगा और फिर बीच में देन आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। देखो मैंने क्या कहा, देन आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। आप कहोगे सर क्या ये पास्ट कंडीशन या इमेजिनरी कंडीशन या फ्यूचर कंडीशन में देन नहीं आ सकते, किसी में। मैंने कहा कंडीशनल सेंटेंस में देन लगाओ तो ठीक, हटाओ तो ठीक, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद आपको यहां पर प्यारे बच्चों वुड आएगा और वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों क्या कहा मैंने, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो आपने देखा कि इसके अंदर और इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। और आप कहोगे कि सर ये जो चीजें आप लिख रहे हो ये थोड़ी थोड़ी कहीं देखिए प्यारे बच्चों, उस थोड़ी थोड़ी नहीं है, उसमें और इसमें पूरा फर्क है। मैं आपको बताता हूं, जो पास्ट कंडीशन थी उसका स्ट्रक्चर ऐसा था। अरे हाँ है ना, आप कहोगे सर बिल्कुल था। और बाद वाली जो पोर्शन था इसका स्ट्रक्चर में वुड तो आया था, लेकिन उसके साथ क्या था, हैव, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म थी, और उसके बाद क्या था, ऑब्जेक्ट। बताओ ये था या नहीं था, आप कहोगे सर बिल्कुल था। तो प्यारे बच्चों देख लो ध्यान से, पास्ट ये तो है इमेजिनरी कंडीशन। कौन सी कंडीशन है ये इमेजिनरी कंडीशन है। और ये मैंने लिखी ये कौन सी कंडीशन है, पास्ट कंडीशन। अरे फर्क कहां है भाई, जहां पे सेकंड फॉर्म आई वहां पे किसका कौन सा यूज कर दिया, थर्ड फॉर्म का। लेकिन आपको पता है थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आती, वहां पर हैड के बाद थर्ड फॉर्म आई। जहां पर वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आई हमें फिर से थर्ड फॉर्म लगाई, कौन सी, वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म, क्योंकि वुड के बाद डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म नहीं आती, तो हमें बीच में क्या जोड़ना पड़ा, थर्ड फॉर्म। मतलब प्रेजेंट सॉरी क्या बोलते हैं इसका नाम, इमेजिनरी और पास्ट कंडीशन में सिर्फ इतना ही फर्क है कि पास्ट कंडीशन में दोनों साइड थर्ड फॉर्म आती है, और क्या बोलते हैं इसमें इमेजिनरी कंडीशन में आपको कहीं पर भी थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है। इस बात को याद रखना। एक तो स्ट्रक्चर ये हुआ पास्ट कंडीशन का, तो दोनों में कंपैरिजन देख लिया। चारों कंडीशन को आप एक साथ लिख के देखना, चार ही लाइन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपने 2-3 वीडियो में जो कंप्लीट चीजें पढ़ी हैं उनको आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर 4 लाइनों में खत्म कर सकते हो, और उसी को पेज को लेके घूमते रहो जेब में डाल के कि भाई साहब मेरे को तो बस यही पढ़ना है, ये 4 लाइन है, जहां पर भी दिखे वहीं पे अप्लाई कर दो, जहां दिखे वहीं पे अप्लाई कर दो। प्यारे बच्चों कंडीशनल सेंटेंस जिंदगी में नहीं भूल पाओगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। देखते हैं उसके बाद देखते हैं कि क्या इसको कहीं और तरीके से बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको अगर सेकंड फॉर्म नहीं दिखाई देती है तो इसी को वो क्या लिखेगा, इसी की जगह आपको वर का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, वर का यूज करना पड़ेगा। देखो वाज का यूज नहीं करना, याद रखना वाज का यूज नहीं कर लेना, यहीं पे कट कर लेना कि वाज नहीं लगाएंगे, इमेजिनरी कंडीशन में वाज नहीं आएगा। फिर से क्या आएगा, देन आएगा, फिर से क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर से वुड आएगा, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा। मतलब बाद वाला पोर्शन सेम रहेगा, बस आपको सेकंड फॉर्म की जगह किसका यूज करके देगा, वो वर का यूज करके देगा। बस इतना याद रखना आपको प्यारे बच्चों। तीसरा है इसका इन्वर्जन। क्या इसका भी इन्वर्जन होता है, आप कहोगे सर इसका इन्वर्जन भी होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल इसका भी इन्वर्जन होता है भाई। तो इसका जो ये भी इमेजिनरी कंडीशन है, अरे हाँ है ना, बिल्कुल ये भी इमेजिनरी है। अब मैं लिखता हूं इसका इन्वर्जन, आप खुद बताओगे सर इन्वर्जन कैसे होता है, बताओ जल्दी से कि इन्वर्जन का यूज कैसे करें। आप कहोगे सर कुछ भी नहीं है, पिछली बार हेड था उसको इफ की जगह लिखा था, अब की बार वर को इफ की जगह लिख दो। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही सोचा कि इफ हेड को अगर इफ की जगह लिखा था तो अब की बार हेड नहीं है तो कौन है, वर है, तो वर को इफ की जगह लिखेंगे तो वर आगे लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद देखो क्या है, कुछ नहीं है। उसके बाद क्या आएगा, सीधा देन आएगा, देन के बाद भाई वुड आएगा, सॉरी सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वुड आएगा, और वुड के बाद प्यारे बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस के अंदर जो जिस साइड इमेजिनरी हो उसमें आपको वर्ब का यूज आगे कर देना है। कुछ भी नहीं है, मैंने क्या कहा, रटना नहीं है। आप कहोगे सर एक तो ये लाइन थी, एक ऊपर से और लिखवा दी, मैंने नहीं लिखवाई है, आपने खुद बनाई है। कैसे, वर्ब को हटा के इफ की जगह लिख दिया, सॉरी वर्ब को यहां से हटा के इफ की जगह लिख दिया और इफ को यहां से भगा दिया, बस इतना ही तो किया। अगर आपको इन्वर्जन ऑफ हेड समझ में आया तो इन्वर्जन ऑफ वर्ब भी समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों अब सेंटेंस देख लेते हैं, आई होप आपने ये दोनों लिख लिए होंगे। तो यहां पर देख लेते हैं इनके ऊपर जो सेंटेंस होंगे वो कैसे होंगे। तो देखो एक बार सेंटेंस को अगर पढ़ लेते हैं तो सेंटेंस ये होगा अपना, इफ आई वाज इन योर शूज, देन लिखो चाहे कोमा लगाओ। मैं क्या कहा, देन लिखो चाहे कोमा लगाओ, मैं आपको बता देता हूं कि कोमा भी लगा सकते हैं, ठीक है। आई वुड डाई विद शेम, आई वुड डाई विद शेम। प्यारे बच्चों ये सेंटेंस मैंने लिखा है, क्या बोला मैंने, इफ आई वाज इन योर शूज आई वुड डाई विद शेम। देखो प्यारे बच्चों ये जो शेम है, कुछ लोग कहते हैं सेम टू यू। प्यारे बच्चों सेम टू यू का मतलब जैसा आपने मुझे बोला वैसा ही आपको, जैसे आपको किसी ने बोला हैप्पी बर्थडे तो आप उसको तो सेम टू यू नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि
हैप्पी न्यू ईयर। तो प्यारे बच्चों आप क्या बोलोगे उसको, सेम टू यू। उसको क्या कहते हैं, सेम टू यू। लेकिन ये जो शेम है, दिस इज नॉट सेम, दिस इज शेम। क्या बोलते हैं इसको, शेम। ये शेम है और ये सेम है, देखो फर्क समझ लो, ये सेम है और ये शेम है। तो शेम इसके साथ टू नहीं आता, इसके साथ ओन आता है। क्या आया, शेम ऑन यू। तो इसका मतलब होता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या बोला मैंने, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर आपने किसी को बोला शेम ऑन यू, तो इसका मतलब तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आप कोई भी कुछ गलती करे उसको आप ये बोल सकते हो शेम ऑन यू। शेम, सेम टू यू नहीं, शेम ऑन यू। तो शेम ऑन यू का मतलब तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस शेम का मतलब शर्म होता है। इस शेम का मतलब क्या होता है, शर्म होता है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन प्यारे बच्चों मेरा काम तो ये है कि आपका जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर मैं हर उस बच्चे को समझाऊंगा, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज। जो गरीब हैं, जिनके पास वो सारी फैसिलिटी नहीं है पैसे की, जो पैसे से लेके अच्छी क्लासेज में नहीं जा सकते, कुछ लोग दिल्ली, पटना, मुंबई पढ़ते हैं, कुछ लोग अपने घर पे बैठ के भी वो सारी सुविधा ले सकते हैं। इसके लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल को यहाँ पे बनाया है, क्रिएट किया है। प्यारे बच्चों मैं चाहता हूं कि वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिले। मेरे इंग्लिश में देखो, मेरे को इंग्लिश आती है तो मैं आपको इंग्लिश सिखा सकता हूँ, मेरे को जीके आते हैं मैं जीके सिखा सकता हूँ, मैं आपको मैथ नहीं सिखा सकता। तो प्यारे बच्चों इंग्लिश और जीके मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन प्यारे बच्चों मैं आपको उसके अलावा कोई चीज नहीं सिखा सकता। लेकिन आप जितना हो सकता है उतना मेरे से सीखो और मेरे साथ बने रहो आपको आपके अपने YouTube चैनल पे। तो देखिए ध्यान से, इस सेंटेंस को अगर पढ़ेंगे, कहता है यदि इन योर शूज, आई वाज इन योर शूज। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये कहना चाहता है कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं शर्म से मर जाता। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं शर्म से मर जाता। ठीक है, ऐसा नहीं कि यदि मैं तुम्हारे जूतों में होता तो मैं शर्म से मर जाता। यहां पे जूतों का मतलब, शूज का मतलब यही है कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता, शूज का मतलब जगह पे, तो मैं शर्म से मर जाता। तो प्यारे बच्चों एक बात होता है, ये पॉसिबिलिटी है कि इमेजिनरी है। अब देखो वो इंसान तो वहां पे हो चुका, रह चुका, आपको सर इमेजिनेशन है, बस वो सोच रहा है बैठा बैठा। यदि मैं अंबानी का बेटा होता, है ना, आप भी बैठे बैठे सोचते हो यदि मैं अंबानी का बेटा होता। प्यारे बच्चों हो तो नहीं, बस इमेजिनरी इमेजिन कर रहे हो आप। तो इमेजिन करना कोई बुरा भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि अगर इमेजिनरी सेंटेंस तो उस इमेजिनरी सेंटेंस में वाज का यूज नहीं करना। प्यारे बच्चों किसका यूज करना है, वर का यूज करना है। सेंटेंस में ये गलती थी, आपके पेपर में एग्जैक्ट ऐसे गलती आपको मिलेगी। सेंटेंस क्या बनना, इफ आई वर इन योर शूज। आप कहोगे सर आई के साथ तो वाज ही आता है, आई के साथ वाज ही आता है। लेकिन प्यारे बच्चों इमेजिनरी सेंटेंस में आई हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, देखो मैंने क्या कहा, अगर सेंटेंस आपका इमेजिनरी है तो सेंटेंस में चाहे ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, कोई भी हो, सबके साथ आपको वर का यूज करना पड़ेगा। सबके साथ वर का यूज करना पड़ेगा। इमेजिनरी सेंटेंस में किसी के साथ कहीं पर भी वाज का यूज नहीं करना है। प्यारे बच्चों मैंने इमेजिनरी कंडीशन कंप्लीट करवा दी है। इसके ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको 30 से 40 कॉमन एरर जो पिछले एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं, उनको हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको। और आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, आपने सेशन को लाइक किया होगा, एंजॉय भी किया होगा। प्यारे बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप यूट्यूब चैनल पे हमारे नए हो तो प्यारे बच्चों प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें, ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाए और हर बच्चे को वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी की वीडियो मिले, जिसके लिए वो बेचारा बैठा बैठा देखने के को वेट कर रहा है कि कब वो वीडियो आए, कब हम देखें, कब हम सक्सेस हों। तो मेरी ये छोटी सी कोशिश है, मैं ये नहीं कहता मेरी वजह से आप सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन मेरी इस छोटी सी कोशिश की वजह से अगर आप मेरे साथ चलोगे, डेफिनेटली वन डे यू विल डेफिनेटली बिकम सक्सेसफुल। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए फैंटास्टिक डे, थैंक यू।